है क्या कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ दौरे से करेंगे। नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में है, यूपी का पूर्वांचल का वो सारा इलाका जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी रहा था 2019 के चुनाव में। और यूपी की इन 80 सीटों पर जगह जगह जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, केवल उस एक सीट पर नहीं बल्कि उसके आसपास पूरे क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश है। और वो जहां जहां जाते हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ होते हैं। तो मोदी योगी की जोड़ी, जिसको वो कहते हैं डबल इंजन सरकार, वो डबल इंजन की सरकार जो है अपना पूरा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती है। इसके बारे में आज मोदी भी बोले, योगी भी बोले, हम आपको सुनवाएंगे अब से थोड़ी देर में। लेकिन आजमगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? आजमगढ़ से 2019 में चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव और जीत गए थे। अखिलेश यादव ने यह सीट भाजपा को हरा दी थी। 2019 का वो उत्तर प्रदेश का चुनाव याद कीजिए, मोदी की जबरदस्त लहर थी उसमें। अखिलेश यादव ये सीट आसानी से निकाल लिए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना था, उसमें भी वो जीत गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस सीट से। फिर यहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था दिनेश लाल निरहुआ को, जो कि एक बहुत बड़े भोजपुरी सुपरस्टार है। और उन्होंने ये सीट भाजपा को जीत करके दे दी। हालांकि उस वक्त बहुत कहा गया था कि क्योंकि उस वक्त बसपा अलग चुनाव लड़ी थी और बसपा का एक मजबूत प्रत्याशी था, वो भी मुसलमान प्रत्याशी था, उसने बहुत वोट काटा था विपक्ष का और इस वजह से बीजेपी के लिए जीत आसान हो गई थी। लेकिन इस बार भी तो बसपा अलग लड़ेगी, तो क्या वही होने जा रहा है जो यूपी के उपचुनाव में हुआ था? हम खासकर आजमगढ़ की सीट की बात करेंगे और इसका पूर्वांचल में जितना प्रभाव पड़ता है, ओपी राजभर फैक्टर और तमाम लोगों की, उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जो यहां पर बोले हैं आज, उन्होंने बात की है परिवारवाद पर। उन्होंने कहा ये परिवारवादियों ने अपनी सुरक्षित सीट मान ली थी, हमने उनसे छीन ली। ये दिनेश लाल निरहुआ नौजवान है यहां पे आकर के इन्होंने सपा को यह सीट हराने का काम किया। इस बार 2024 में फिर एक बार वही होने जा रहा है। तो पहले आप जरा नरेंद्र मोदी की बात सुनिए, फिर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पूरा क्या इक्वेशन इस वक्त के चुनाव में दिखाई दे रहा है उस पर बात करेंगे। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। तो अब जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं और आजमगढ़ की क्या खासियत है, क्या महत्व है इस इलेक्शन में, वो हम समझते हैं। मेहमानों का स्वागत करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी रोज की तरह हमारे मेहमान हैं। राहुल जी आपका स्वागत है। और कहानी कुर्सी की में पहली बार आज आ रहे हैं शांतनु गुप्ता जी, बहुत स्वागत शांतनु जी का।
शांतनु जी यूपी को बहुत अच्छे से समझते हैं, यूपी में ही पले बढ़े हैं और यूपी में ही काम भी कर रहे हैं। बतौर मैं पत्रकार तो नहीं करूंगा, लेकिन बतौर एक चुनावी एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट के साथ साथ राजनीति बारीकी से समझने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं शुरुआत आज शांतनु जी आपसे हो जाए। आजमगढ़ में याद आता है 2019 में हमें अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, उनका इलेक्शन, उससे पहले 14 में उनके पिताजी इलेक्शन जीते थे। वो तो जो बात प्रधानमंत्री ने कही वो बात तो मार्के की है कि परिवारवादी लोग, उनका मतलब सपा के परिवारवादी लोग, वो इसको अपना गढ़ समझते थे। ये दिनेश लाल निरहुआ ने गढ़ ध्वस्त कर दिया। सवाल यह है कि वो बरकरार है अभी भी वहां पर वो मोमेंटम बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, आपने ठीक कहा कि अगर आप इधर इटावा एटा छोड़ दें तो उधर पूर्वांचल की तरफ अगर समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ रहा है तो आजमगढ़ एक बड़ी सीट है, जहां से मुलायम सिंह यादव खुद लड़े हैं। अखिलेश यादव के पास 2.5 साल 17वीं लोकसभा में वो सीट थी, फिर वो छोड़ के विधानसभा में गए। करीब मेरे ख्याल से 3 लाख के मार्जिन से जीते थे 2019 में वो चुनाव, 2.25 लाख के मार्जिन से। और जब निरहुआ जीते तो वो छोटे ही मार्जिन से जीते थे। हमको पता है उसमें बीएसपी से गुड्डू जमाली ने वोट काटा। मैं कहूँगा, जैसे कल हम बात कर रहे थे, जो अगर भाजपा के 80 में 80 लाने में कुछ सीटें अगर आड़े आएंगी तो उसमें से आजमगढ़ एक सीट होगी, रामपुर एक सीट होगी। तो आजमगढ़ सीट है, तभी प्रधानमंत्री पहुंचे भी वहाँ पे। और ये अच्छी बात है कि बीजेपी हेड ऑन लेती है। मुश्किल सीट है तो क्या, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। ये इस बात से नहीं डरते अगर हार गए तो क्या होगा, प्रधानमंत्री के सिर पर चढ़ेगा कि यहाँ से शुरू करा था। ये भाजपा की अच्छी बात है, चाहे हारेंगे जीतेंगे, लेकिन क्योंकि पता है कि वहाँ पे मुश्किल स्थिति है। मेरे ख्याल से भाजपा भी अपनी अंदर समीकरणें बता रही होगी, आपके डेटा भी देख रही होगी, जो कल आप दिखा रहे थे कौन सी जाति वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीट मुश्किल है वो, मेरे ख्याल से तभी प्रधानमंत्री वहाँ पे अपनी। लेकिन आजमगढ़ में प्रधानमंत्री का जाना केवल आजमगढ़ के लिए ही नहीं, उसका मैसेज तो फिर लार्जर है। देखिए, पूर्वांचल की बड़ी सीट है वो। और अगर आप मठ की देखें तो मठ की भी वहाँ पे कुछ एक अलग संघर्ष है। वहाँ का मठ, गोरखनाथ मठ का, एक बार काफ़ी पुरानी बात है, मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, योगी आदित्यनाथ एक रैली के विरोध में जा रहे थे। एक बार अहमदाबाद दंगों के लिए एक व्यक्ति वहां से अरेस्ट हुआ, एक मुस्लिम व्यक्ति वहां से अरेस्ट हुआ, तो लोगों ने रैली करी कि उसको अरेस्ट क्यों करा गया। मुस्लिम समाज ने रैली करी उसके विरोध में कि भाई इसके अगेंस्ट में क्यों रैली कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला हुआ और योगी आदित्यनाथ मरते मरते बचे। उनके काफिले पे हमला हुआ। लकीली उन्होंने अपनी गाड़ी चेंज कर ली थी। उस समय टिंटेड गाड़ियां होती थी, टिंटेड ग्लास होते थे, उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। और जिस गाड़ी में वो बैठे थे पहले, वो बिल्कुल आजमगढ़ का योगी जी का भी रिश्ता है पुराना। आजमगढ़ से योगी जी का भी रिश्ता है वहाँ पे। और आजमगढ़ बहुत रैली करी है उन्होंने, योगी जी ने, अपने जब वो सीएम नहीं थे उसके पहले। उनकी जो मठ के भी बहुत सारे कार्यक्रम, खिचड़ी कार्यक्रम, भोज कार्यक्रम आजमगढ़ में बहुत हुआ करते थे वहाँ के गाँव में। तो योगी जी को भी उस पूर्वांचल की जो कहते हैं बहुत सारी सीटों पे योगी जी की अपनी पकड़ है, आजमगढ़ भी उसमें से एक है। नहीं, ये तो आपने अच्छा एनेक्डोट हमको याद दिलाया। मतलब और योगी आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने माफिया राज के खिलाफ भी बोला है। उसका एक इशारा कर रहे थे शांतनु आपको कि पहले वहां क्या हालात जो थे वो रहा करते थे। आजमगढ़ को हर्षवर्धन जी भी कहते आए बीजेपी के लिए कोई बहुत आसान सीट नहीं है। और जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें बसपा की उम्मीदवार को जो उम्मीदवार था वो मैं आपको बता दूं, बाय द वे, गुड्डू जमाली, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका है। बिल्कुल। तो अब सपा का वो हो सकता है, सपा का उम्मीदवार कैंडिडेट भी हो सकता है, कैंडिडेट भी हो सकता है। तो बीजेपी के लिए बड़ा टफ रिएक्शन होने वाला है। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि गुड्डू जमाली कैंडिडेट नहीं होने जा रहे हैं। गुड्डू जमाली तो विधान परिषद से पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के जरिए, वो और बलराम यादव, जो अभी तक जो खबरें हैं। और दूसरा ये है कि जब आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो वहाँ विधानसभा का क्या हाल है। तो भैया, जिले की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। आजमगढ़ में भाजपा जीती तो कब जीती? तब जीती जब बाहुबली रमाकांत यादव, 2 भाई हैं रमाकांत उमाकांत, आजमगढ़ जौनपुर में इनका बड़ा आतंक रहा है। वो रमाकांत यादव भाजपा में आ गए तो वो जीत गए। उसके अलावा वहां कहें तो वो जो M-वाइज समीकरण जिसको कहते हैं, उसका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। गुड्डू जमाली जैसे लोग चूंकि बहुत पैसे वाले हैं, रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, तो उनका अपना एक प्रभाव है। बहुजन समाज पार्टी में गए तो उन्होंने अच्छा खासा मत काटा, और उसके पहले भी वो वोट काटते रहे हैं। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव भी जब लड़े थे तब भी उनका मत प्रतिशत उतना नहीं था। लेकिन जब अखिलेश यादव लड़े तो 60% के आसपास मत मिले थे अखिलेश यादव, 60%। जब वही उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत जाते हैं धर्मेंद्र यादव जो उनके चाचा के बेटे हैं, उनसे जीत जाते हैं। अब सवाल यह कि क्या आजमगढ़ के साथ इस वजह से कोई भेदभाव हुआ, कोई उसको पीछे छोड़ दिया गया? और मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। कुर्सी वहां भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही। अभी छोड़ दीजिए उपचुनाव में सांसद हो जाना, विधायक सांसद बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। उसके बावजूद आजमगढ़ को एयरपोर्ट, आज हो रहा है लोकार्पण। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की बरसों पुरानी मांग, मतलब इसको लेकर खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, वो किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। आजमगढ़ से जितनी अप्रोच रोड है, चाहे वो गोरखपुर जाने के लिए हो, बनारस जाने के लिए हो, मतलब जिस तरह से कहें कि जोड़ने का काम वहां के लोगों को, वो किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इसके बावजूद
सामाजिक समीकरण तो कठिन है। नरेंद्र मोदी परिवारवाद और वहां की जो राजनीति होती रही उस पर हमला करके शायद अपने इन कामों को गिनाना चाह रहे हैं। जनता किसको विधायक जिता रही है, किसको सांसद जिता रही है, ये काम में कहीं दिखता नहीं, और काम जो हो रहा है सबके लिए बराबर ही हो रहा है। और ये मतलब मुझे लगता है कि इसकी बीच बीच में चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए जात के आधार पर अनुपात में वोट आता है क्या वहां से? भाजपा अब भले सरकार में ऐसा नहीं करती होगी कोई भेदभाव, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो देखती है ना, हमको यहां से वो डिविडेंड आ रहा है क्या, इस इलाके से हमको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई यही कैलकुलस होता है हर चुनावी, हर इलेक्टोरल पार्टी का। तो इस पूरे जो पूरी बेल्ट है आजमगढ़ वाली बेल्ट, ये भाजपा अपनी बेल्ट कह सकती है क्या? देखिए ये बड़ा मुश्किल है, जैसे अभी दोनों सहयोगी बोल रहे थे कि बड़ा मुश्किल समीकरण है, चाहे वो रामपुर हो चाहे वो आजमगढ़ हो, ये सारे जो इसके समीकरण है मुश्किल हैं। खास तौर से अगर हम पहले आजमगढ़ की बात करें तो लगभग 19 लाख वोट हैं, जिसमें 6.5 लाख वोट जो हैं वो मुस्लिम और यादव मिला के हो जाते हैं। तो ये एक पहली बात। देखिए दूसरा, मुलायम सिंह ने 2014 में चुनाव लड़ा, तब जो है अगर गुड्डू जमाली के देखो तो 2,66,000 वोट के आसपास तब भी। उसके बाद दोबारा जब अखिलेश यादव ने लड़ा 2,66,000। तो जब आप या जो बाई इलेक्शन हुआ 2,66,000, इस तरह का उसका मतलब प्रभाव है। कोई व्यक्ति अगर लगातार इस तरह का वोट शेयर वहाँ पे काटता रहा है, वहाँ पे वोट शेयर लेता रहा है, तो नेचुरली गुड्डू जमाली एक बड़ा फैक्टर है उस इलाके में। और ये जो पूरा आजमगढ़ का इलाका है मुस्लिम बहुल और यादव बहुल इलाका, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ऐसे में अगर गुड्डू जमाली वहाँ फैक्टर नहीं रहेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएंगे जैसे हो गए हैं, तो वहाँ पे नेचुरली समाजवादी पार्टी बड़ी स्ट्रांगली चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ रामपुर की अगर हम बात करें, रामपुर में लगभग मतलब 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। रामपुर में आप बाई इलेक्शन में इसलिए जीत गए क्योंकि बीएसपी ने वहाँ पे वोट काट दिया आपके, इसलिए टर्नआउट बहुत कम था, ये भी बात है, टर्नआउट नहीं। मैं राहुल जी समझना ये चाह रहा हूं अभी, जैसे जो बात हर्षवर्धन जी ने की, और ये बात बाय एंड लार्ज ठीक है कि सरकार जहां पर भी है भाजपा की केंद्र में तो है और राज्य में जहां भी सरकार है, तो वो सरकारें जैसा काम करती हैं, जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो अब कम से कम अपनी स्कीमों में कोई भेदभाव नहीं करती। जिसको जो भी स्कीम का लाभ मिलना है, बगैर ये देखे कि इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है, वो डिलीवर होता है, अगर वो उस पैमाने पर जो है वो खरा उतरता है तो लाभार्थी के तौर पर। लेकिन हमने कल प्रोग्राम किया था शाम को, आपको याद होगा, तो हमने बात की थी खास तौर पर यादव वोट की हमने बात की थी। यादव वोट टूट रहा है, सपा से टूट करके बीजेपी को मिलता है। हमने देखा 23% तक वो वोट आता है। हमने देखा जो जाटव वोट है, मायावती का खास वोट है, वो भी ऐसे ही 25% टूट करके बीजेपी को मिलना अब शुरू हो गया है नेशनल इलेक्शन के अंदर। गैर यादव ओबीसी वोट बहुत काफी बड़ी संख्या में आ रहा है। ऐसे ही गैर जाटव दलित वोट वो बीजेपी को बड़ी तादाद में मिलता है। लेकिन यादव वोट का और ना मिल पाना और मुसलमान वोट जितना भी मिल पा रहा है, भाई वो लाभार्थी तो बराबर के है ना, पूरे हैं, वोट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि बीजेपी, देखिए अब ये बड़ा साफ है, आप इसको डिनाई कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, जिस तरह से भी बोल लीजिए, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बीजेपी एक धर्म विशेष को प्रेफरेंस देती है। और सरकार ठीक काम करे वो मानते भी हैं, तब मानते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब भी बीजेपी की सरकारें बनी है, उन्होंने डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम किया है, ये कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, अब नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सब ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम किया। और उस डेवलपमेंट में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म है, कौन सा जाति है, कौन सा क्या है, ये सब नहीं देखा। और उस डेवलपमेंट को पूरे देश के लिए लागू किया। और यही कारण है कि देश ने जो है 2004 और 2009 के बाद कांग्रेस को नकार दिया, क्योंकि कांग्रेस के रिजीम में जो काम होना चाहिए इस देश में, जिस तेजी से देश को बढ़ना चाहिए, वो नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी बार मैंडेट देने जा रहे हैं ये हमारा देश, तो वो इसीलिए कर रही है जनता, क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं तो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उसको डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, ये तबका लाभार्थी लिस्ट में तो है, बीजेपी की वोट लिस्ट में क्यों नहीं है? नहीं, देखिए इसमें एकदम से वोट लिस्ट में अगर नहीं होता तो जहां 4 लाख यादव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, ये संभव नहीं था। ये ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी भी यादव मुसलमान एक साथ जाता है। लेकिन एक बड़ा रोचक है वहां, और उसको हम थोड़ा सा चुनावी संदर्भ में देखें। जब यहां से अकबर अहमद डंपी जीते थे, तो उन्होंने जाके और बाकायदा जो यादवों का गढ़ था वहां रैली की और कहा कि कौन रमाकांत यादव, वो कब का गुंडा हो गया? देश में सिर्फ 2 ही गुंडे, एक संजय गांधी थे, एक अकबर अहमद डंपी है, इसके अलावा कोई गुंडा नहीं।
और उसके बाद वहां जिसको आज के संदर्भ में हम कहें तो मारपीट हुई, दंगे जैसी नौबत आई, अकबर अहमद डंपी सांसद बन के आ गए। वहां कई ऐसे गांव हैं जहां प्रभावशाली यादव और मुस्लिम परिवार है, उनके बीच का संघर्ष है। अब भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है, जिसको बार बार वो कहते भी हैं कि एक वो हिंदू आइडेंटिटी के साथ, जिसको अगर आप देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी फिर अलग दिखने लगती है। अगर यादव इधर कहें कि कुछ भी कटता हुआ आता है और उनके साथ दूसरी हिंदू आइडेंटिटी जुड़ती है, तो मुस्लिम के सामने वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है। क्या जो उपचुनाव में वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बन गई थी, उसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है वो जुड़ जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं वो उन लोगों को समझ में आएगी, वो बदलाव हो जाएगा? क्या जिसको बार बार भाजपा प्रयास करती है कि हम तो मोहन यादव जैसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी परिवार का हो, क्या वो उन लोगों पर असर करेगा? क्या एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया और फिर इतना बड़ा गायक बन गया, उसका एक असर पड़ेगा दिनेश लाल यादव? अगर वो सब असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। हालांकि इसके बावजूद मैं कह रहा हूं आजमगढ़ अभी भी भाजपा के लिए मुश्किल से। ये यादव वोट के लिए कहा आपने, मुसलमान वोट के लिए नहीं कहा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, कुछ भी कर ले फिलहाल भाजपा कुछ भी कर ले नहीं आने वाला। मैं आपको ये राहुल जी ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटी सी बात करके मैं रोक दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में यादव और बिहार में यादव अलग अलग देखिए। उत्तर प्रदेश में यादव जो है वोट बैंक टूटा है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन बिहार में नहीं टूटा। ये भी बीजेपी जानती है और इसीलिए ये सारी जो आप कवायद चलिए ठीक है। आज टूटा तो भाजपा का सांसद भी है, ये आपको मालूम है कि नहीं? आज हरियाणा में भाजपा का सांसद टूट गया, सिटिंग सांसद कांग्रेस पार्टी में चला गया। और अब इतने दिनों से जो खबरों की बयार आप देख रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी, सब टूट टूट के समंदर जैसे होता है ना, तो सारी दरियाएं मिलकर के भाजपा नामी समंदर में मिलती जा रही थी। लेकिन आज एक दरिया ने भी दिखा दिया कि आज समंदर का भी कतरा लेकर के हम आ गए। तो एक भाजपा के सांसद को लेकर कांग्रेस पार्टी आज लेके चली है। उनका नाम कौन से हैं? उनके पिता भी बड़े रसूख वाले नेता रहे और हरियाणा में इसका क्या मैसेज जाएगा ये हम आपको बताएंगे। ममता बनर्जी आज अपने रैली के अंदर टिकटों का ऐलान करने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग सभा होने वाली है उनकी भी, उसकी भी बात कहानी कुर्सी की में एक ब्रेक के बाद।